जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किंग यांजू लुओ फेंग से अर्थ को बाय करने के लिए उसे 10 बिलियन हुन युआन्स की ऑफर करता है, पर जब फेंग नहीं मानता तो वो अपनी इमोर्टल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अर्थ के सारे ह्यूमंस को अपनी वर्ल्ड रिंग में ले जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी फेंग रेजिस्ट कर रहा था, जो देखते हुए किंग यांजू से सर से पकड़कर कुचलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एंट्री होती है किंग जेनियान की, जिन्होंने अपनी स्पेस लॉ की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फेंग को बचा लिया था, जिससे यांजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किंग जेनियान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग जेनियान अपने डिसाइबल्स के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं और किंग यांजू से कहते हैं, तुम जैसे कमजोर वॉरियर्स का ग्रुप मुझे चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इससे यांजू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, लुओ फेंग को पकड़ो। उसकी ये बात सुनते ही उसके सारे के सारे साथी लुओ फेंग को पकड़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे पहले कि वो सभी फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर पाते या पकड़ पाते, तभी किंग जेनियान अपना एक पांव जमीन पर पटकते हैं और उसके इम्पैक्ट से ही ये सारे के सारे इम्पोर्टल्स जितने भी फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ये सभी सिर्फ किंग जेनियान के पांव पटकने के इम्पैक्ट से ही झटकते हुए तेजी के साथ पीछे जाने लगे थे। तभी इसी के साथ साथ किंग जेनियान यांजू की उसी वर्ल्ड रिंग का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग और डेलन दोनों को ही उसमें ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि वो यहाँ हो रही फाइट से इंजर्ड ना हो जाएं। उन्हें ऐसा करता हुआ यांजू के एक इमोर्टल किंग टीममेट ने देख लिया था, इसलिए भले ही वो किंग जेनियान के अटैक के इम्पैक्ट से पीछे जाकर गिर रहा था, पर वो गिरते गिरते साथ में भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग और डेलन दोनों को ही उस वर्ल्ड रिंग के अंदर जाने से रोक देते हैं। ये देखकर तो किंग जेनियान भी चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि ये लोग इस सिचुएशन में भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो सभी इमोर्टल्स जो कि किंग जेनियान के सिर्फ पांव पटकने के इम्पैक्ट से ही उड़ते उड़ते पीछे जाकर जोर जोर से दीवारों के साथ टकराते हैं, जिससे उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर किंग यांजू काफी हैरान हो जाते हैं, जबकि इधर किंग जेनियान डेलन से कहते हैं, लुओ फेंग को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाओ, अगर मैंने अटैक किया तो तुम दोनों भी इंजर्ड हो जाओगे। ये बोलकर किंग जेनियान अब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते हुए किंग यांजू से कहते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने जो हिट तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले दी थी वो तुम्हारे लिए काफी नहीं। इतने में ही किंग यांजू के सारे इंजर्ड साथी जिनकी की हालत खराब हो चुकी है, वो फिर से किंग यांजू के पीछे अटैक करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। किंग यांजू यहाँ पर गुस्से में सोच रहा होता है कि अब मैं आगे क्या करूं, कि तभी वहां पर लुओ फेंग की स्पेसशिप अपीयर होती है, जो डेलन और लुओ फेंग को तेजी से वहां से लेकर चली गई थी। फेंग को जाते हुए देखकर किंग यांजू अपने साथियों से कहता है, जल्दी से उसे पकड़ो। उसका ये कहना ही था कि तभी इतने में किंग जेनियान अपना एक पंच रेडी करते हुए तेजी के साथ हवा में ही छोड़ते हैं, जिसके इम्पैक्ट से ही किंग यांजू और उसके सारे साथी अर्थ के ऑर्बिट को चीरते हुए बाहर आ गए थे। ये सीन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद फिर किंग जेनियान अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए खुद भी तेजी के साथ स्पेस में आ जाते हैं। यहाँ भी यांजू ने खुद को संभाला ही था कि तभी किंग जेनियान अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए फाइट के लिए तैयार होते हुए कहते हैं, पहले मैंने अपने अटैक को होल्ड बैक किया था ताकि अर्थ को और लुओ फेंग को कोई नुकसान न पहुंचे, वरना अब तक तो तुम्हारे पास मेरे सामने बोल पाने का भी चांस ना होता, लेकिन अब अर्थ के बाहर मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ये कहते हुए किंग जेनियान अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट को बाहर निकालकर उनके ऊपर तेजी के साथ एक अटैक थ्रो कर देते हैं। उनके अटैक आने से पहले ही यांजू को मालूम हो चुका था, क्योंकि वो पहले किंग जेनियान के साथ फाइट कर चुका है, इसीलिए वो अपने टीममेट से कहता है, जल्दी से फैल जाओ। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि किंग जेनियान का वो अटैक किंग यांजू के कई सारे साथियों को हिट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके सामने आने वाले सारे के सारे मीटियोराइट्स शैटर्ड हो जाते हैं, और इवन किंग यांजू के वो टीममेट्स जो कि इनके इस अटैक की चपेट में आए थे, वो सब भी खाक में मिल गए थे। उनके इस अटैक की पावर तो सच में गूज़बम्प्स दिला देने वाली थी, क्योंकि 4 से 6 इमोर्टल मार्क्यूस लेवल के वॉरियर्स सिर्फ उनके इस एक अटैक में ही मारे गए। तभी हमें इसके बाद देखने को मिलता है कि कई सारे इमोर्टल वॉरियर्स जो कि खुद को रिकवर कर सकते थे, वो वापस आने के बाद देखते हैं कि ये यहाँ पर हुआ क्या। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक झटके में वो जान से मारे गए। अभी इससे पहले कि वो खुद को संभालते हुए कुछ भी कर पाते, तभी किंग यांजू उन पर चिल्लाते हुए कहता है, फैल जाओ और लुओ फेंग को पकड़ो। पर किंग जेनियान उन्हें ऐसा कहां करने देने वाले थे। जैसे वो लोग भागकर लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, तभी किंग जेनियान बड़ी तेजी के साथ उनके सामने आकर अपने गोल्डली डिसेंडेड आर्मामेंट से एक ऐसा अटैक करते हैं कि उन सभी की रूह तक कांप जाती है, और ये सभी फिर से एक बार झटके में ही मारे गए थे। पर अब क्योंकि ये सभी वॉरियर्स अलग अलग जा रहे थे, तो किंग जेनियान सभी को नहीं रोक पाते, और कुछ लोग लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ चुके थे, और जो बाकी बचे होते हैं वो यांजू के साथ मिलकर किंग जेनियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ यांजू किंग जेनियान से कहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लुओ फेंग 6 मार्क्यूस अनडैंग लेवल वॉरियर से बचकर भाग सके। हमारे यहाँ होते हुए तुम लुओ फेंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे। ये कहते हुए वो इविल्स की तरह हंसने लगता है। इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं, जो अपनी स्पेसशिप में तेजी के साथ जा रहा था,
तभी वो वाताओ से बताती है कि तुम्हारे पीछे 6 इमोर्टल वॉरियर्स पड़े हुए हैं। वो सभी वॉरियर्स तो फैंग को कुछ करने का मौका भी नहीं देते और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फैंग के स्पेसशिप को जकड़ लिया था और धीरे धीरे करके उसकी स्पीड को स्लो करते जा रहे होते हैं। अब फैंग के स्पेसशिप को सक्सेसफुली पकड़ लेने के बाद वो तीनों वॉरियर्स अपने साथी से कहते हैं, हम तीनों अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी स्पीड को स्लो करते हैं, बाकी तुम तीनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी स्पेसशिप को ब्लॉक करो। तो वो ऐसा ही करते हैं और हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग के स्पेसशिप के आसपास एक बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से अब फैंग अपने स्पेसशिप को यहाँ से नहीं निकाल सकता। और फिर वो इमोर्टल मार्कियस लेवल का बंदा अपने साथियों से कहता है कि स्पेसशिप की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो और लुओ फैंग के ऊपर अटैक करो। अब ये सभी 6 के 6 इमोर्टल वॉरियर्स मिलकर लुओ फैंग की स्पेसशिप के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहे थे और अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं, पर उनका कोई भी अटैक इस स्पेसशिप की बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, पर फिर भी फैंग और डेलन अपनी तरफ आने वाले किसी भी अटैक के लिए तैयार रहते हैं। अब जब काफी देर की जद्दोजहद के बाद भी ये सारे 6 इमोर्टल्स उस स्पेसशिप की बॉडी को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाते, तो थक हार कर अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं, इस स्पेसशिप की बॉडी प्योर रेड कॉपर मटेरियल से बनी हुई है, इसका ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिर चलो हम सभी अपने सोल अटैक्स का यूज करते हुए लुओ फैंग के ऊपर डायरेक्टली स्पेसशिप के अंदर अटैक करते हैं। इसीलिए वो सभी ऐसा ही करते हैं और अपने अपने सोल अटैक को अपनी सोल फॉर्म में फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देते हैं। और ये सभी लोग जैसे ही फैंग के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी डेलन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंग और अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से सभी लोग फैंग के ऊपर अटैक नहीं कर पाते और बार बार डेलन की शील्ड के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके अटैक्स की पावर्स को देखते हुए लुओ फैंग कहता है, डेलन सोल कल्टीवेशन में बहुत ही स्किल्ड है, अभी के लिए ये मुझे इनसे प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन कंटिन्यूसली अनडाइंग मार्क्यूस लेवल के 6 वॉरियर्स का सामना करते हुए ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और साथ ही इन्होंने मेरे स्पेसशिप को भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से ट्रैप कर रखा है, इसीलिए अब मुझे यहाँ से बचकर भागने के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। साथ ही फैंग यहाँ स्क्रीन पर देख रहा होता है कि मास्टर तो अभी यांजू के साथ फाइट करने में बिजी है, जबकि मैं उनसे थोड़ा ही दूर हूँ। जरूर वो यांजू को सबक सिखाने के बाद मेरी मदद करने आएंगे। इसी के साथ इधर हम किंग जेनियान को देखते हैं, जो कि अकेले 10 से 12 वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो बहुत ही आसानी से इन सभी को संभाले हुए थे। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि वो इस फाइट को बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर जैसे उन्हें एक ओपनिंग मिलती है तो वो अपनी मल्टीपल गोल्डन सेनेट आर्मामेंट के अटैक से कई सारे इमोर्टल वॉरियर्स को एक झटके में ही खत्म कर देते हैं, जो कि दोबारा से रिकवर भी हो गए थे। पर इस वक्त तक अब वो किंग यांजू से काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। हम देखते हैं कि रिकवर होने के बाद वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी किंग यांजू ने अपने गोल्डी सेनेट आर्मामेंट को बहुत ही बड़ा करते हुए उनके ऊपर दोबारा से एक अटैक रिलीज कर दिया था। वो लोग इसे देखते हुए फौरन से बचकर भागने की कोशिश करने की बजाय किंग जेनियान के इस अटैक का सामना करने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने लगते हैं। उस शील्ड के रेडी हो जाने पर हमें देखने को मिलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिफेंसिव शील्ड है और इतने सारे इमोर्टल मार्कियस वॉरियर्स ने मिलकर ये बनाई है, तो ये आसानी से किंग जेनियान के अटैक का सामना कर लेगी। लेकिन जैसे ही किंग जेनियान का अटैक उनके साथ टकराता है तो वो तो एक सेकंड भी नहीं टिक पाती और टुकड़े टुकड़े हो गई थी, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हमें इसका इम्पैक्ट दूर से दिखाया जाता है कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा बड़ा था। और साथ ही वो इमोर्टल वॉरियर्स दोबारा से मारे जाते हैं। किंग जेनियान के सामने टिक पाने का उन बेचारों का कोई चांस ही नहीं। किंग जेनियान अभी इनको मारने के बाद खुश हो रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से किंग यांजू बड़ी तेजी के साथ अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए आते हुए कहता है, तुम्हारा अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारी बुरी आदत है कि तुम अपनी बैग को हमेशा अनगार्डेड छोड़ देते हो। ये कहते हुए यांजू ने अपनी कई सारी जंजीरों को रिलीज करते हुए किंग यांजू को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया था और फिर वो इनके थ्रू उनके ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक कर देता है, जिसमें उसका साथ देते हैं उसके बाकी के मार्क्विस्ट इमोर्टल वॉरियर्स। वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और अब इन सभी के एक साथ अटैक करने की वजह से किंग जेनियान के ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये देखकर यांजू बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किंग जेनियान मारा गया हो। पर तभी उसी धमाके के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और साथ ही साथ आवाज आती है, तुम्हारा फायर लो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, सिर्फ शो ऑफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए उन्होंने आगे बढ़ते हुए किंग यांजू के ऊपर अपनी गोल्डन सेनेट आर्मामेंट को थ्रो कर दिया था, जो कि साइज में आगे बढ़ते हुए यांजू को एक जोरदार हिट देता है। इस हिट के पड़ने से पहले भी यांजू भी यहाँ पर जोर जोर से हंस ही रहा था और हिट लगने के बाद उसकी क्या हालत होती है ये देखकर मुझे तो बहुत मजा आता है। किंग यांजू का गोल्डन सेनेट आर्मामेंट यांजू को अपने साथ ले जाते हुए दूर पड़े मीटियोराइट्स में काफी जोर जोर से पटक के मारता है। सिर्फ इतने में ही यांजू की हालत खराब हो चुकी थी। तभी किंग जेनियान अपने गोल्डन सेनेट आर्मामेंट को वापस बुलाते हुए उससे एक और अटैक को क्रिएट करने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है
कि उन्होंने यहाँ पर अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट के साथ जोर जोर से घूमते हुए एक फायर टोर्नेडो बना दिया था, जो कि यांजू के ही उस अटैक की पावर को इस्तेमाल करते हुए बना होता है। इस टोर्नेडो की सकिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि यांजू भी इसके अंदर खींचा चला गया था और किंग ज़ेनियान तो यहाँ पर ऑलरेडी अपने बड़े से गोल्डी सैनेट आर्मामेंट को जोर जोर से घुमा रहे हैं और साथ ही साथ जोर जोर से हंसते हुए खुश भी हो रहे होते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि यांजू भी तेजी के साथ इनकी तरफ बढ़ रहा था, तो किंग ज़ेनियान अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट के साथ उसे एक जोरदार हिट मारते हैं, जैसे कि बॉल को बैट, और इसी के साथ एक जोरदार सिक्सर। यांजू बहुत ही तेजी के साथ उड़ता हुआ सीधा लुओ फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इस वक्त इसकी हालत क्या हो चुकी है ये भी हमें देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा फनी थी। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा था। यहाँ जो वॉरियर्स लुओ फैंग के स्पेसशिप को घेरे हुए होते हैं, उन्हें जब पता चलता है कि यांजू उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो भी शॉक हो गए थे कि क्या। तभी फैंग बबाता से कहता है, बबाता यही मौका है। तो वो बाता भी तेजी के साथ अपने स्पेसशिप को यांजू की तरफ आगे बढ़ाने लगती है, जो देखकर वो बाकी सभी इमोर्टल्स भी फैंग का पीछा करने लगते हैं। और इधर फैंग खुश होते हुए कहता है, यही वो चांस है जो हमारे मास्टर ने हमें फाइट बैक करने के लिए दिया है, फुल स्पीड पर आगे बढ़ो। हमें देखने को मिलता है कि किंग ज़ेनियान की उस हिट की वजह से यांजू अभी भी खुद को संभाल नहीं पा रहा होता और काफी सारे मीटियोराइट्स के साथ टकराते हुए उन्हें तोड़ते हुए तेजी के साथ इधर आगे बढ़ रहा था। तो तभी फैंग उससे कहता है, किंग यांजू आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें अभी और ज्यादा देर के लिए उड़ते रहने की जरूरत है। ये कहते हुए बबाता ने अपने स्पेसशिप को जोर के साथ यांजू के साथ टकरा दिया था, जिसकी वजह से उसे एक और जोरदार हिट मिल गई थी और वो ब्लास्ट के साथ किंग ज़ेनियान की तरफ वापस बाउंस बैक कर गया था। और वो यहाँ चिल्लाते हुए फैंग से कहता भी है, तुम दोनों मास्टर और डिसाइबल दोनों बहुत बड़े कमीने हो। यांजू भी खुद को संभाल नहीं पाया होता और मीटियोराइट्स को तोड़ते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से वहां पर अपीयर होते हैं किंग ज़ेनियान, जो कि दोबारा से अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट को रेडी करते हुए कहते हैं, यांजू अभी ये खत्म नहीं हुआ। ये कहते हुए वो दोबारा से यांजू को अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट के साथ एक और जोरदार हिट मारते हैं और ये हिट कैसी थी ये हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। आई एम रियली एंजॉइंग इट। यांजू की तो यहाँ पर आंखें और जुबान दोनों बाहर आ गई थी, पर इसके बावजूद भी किंग ज़ेनियान रुकते नहीं। वो बार बार उसे अलग अलग तरह से हिट किए जा रहे होते हैं, मानो कि जैसे वो कोई बॉल हो। इसकी वजह से यांजू भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता और उसके चेहरे की हालत भी क्या हो चुकी थी ये हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है कि उसका चेहरा कैसे सूज चुका था और हर तरफ सिर्फ स्वेलिंग ही स्वेलिंग थी। तभी वहां उसे बचाने के लिए उसके टीममेट्स भी आ चुके थे कि इतने में ही किंग ज़ेनियान अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट को फिर से बड़ा करते हुए तेजी के साथ घुमाने लगते हैं, जिसकी वजह से अब यांजू और उसके सारे टीममेट्स भी इसकी चपेट में आ चुके थे और किंग ज़ेनियान से एक जोरदार हिट खाते हैं। ये हिट खाने के बाद वो उड़ते हुए जा रहे थे कि तभी यांजू कहता है, अर्थ की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो मेजर नहीं की जा सकती। अगर मैंने उसे अपने लिए यूज नहीं किया तो वो आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। वो ये सारी बात अपने मन में कर रहा होता है, तभी उसके बाकी के टीममेट्स ने उसे संभाल लिया था। इसके बाद अब उसके सामने अपीयर होता है लुओ फैंग का स्पेसशिप और तभी वहां पर किंग ज़ेनियान भी एक पोर्टल ओपन करते हुए बाहर आ गए थे, जो अपने गोल्डी सैनेट आर्मामेंट को अपने कंधे पर रखे हुए फ्लेक्स कर रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए यांजू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सका तो मैं इसे किसी को भी नहीं लेने दूंगा। ये मत सोच लेना कि अर्थ इतनी आसानी से सेफ हो जाएगी। मैंने पहले ही अपना एक अनडाइंग सर्वेंट इस प्लेनेट के आसपास छोड़ दिया था। उसके कहते साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि किंग यांजू अपने एक सर्वेंट को अनडाइंग क्रिस्टल देकर अर्थ पर भेज चुके थे। अब किंग यांजू आगे कहता है, अभी मैंने उसे ऑर्डर दे दिया है कि वो सिंगल स्ट्राइक में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वेंट वाकई में ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक रेडी कर चुका था। उसे देखते हुए तो फैंग भी शॉक्ड हो जाता है और उसे रोकने के लिए कुछ करने ही वाला था कि तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अपनी अपनी एनिमी और दोंगवा क्रश के बारे में बताया, तो अब मेरी बारी है। बताना चाहिए क्या? तो भाई लोग, मेरी एनिमी क्रश है स्पाई एक्स फैमिली की योर और दोंगवा क्रश है ऑब्वियसली अपनी स्वेलो स्टार की यूजिन। कैसा लगा आपको ये जानकर मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट अब आपको मेरी एज गैस करनी है, देखते हैं आप में से कितने लोग सही गैस कर पाते हैं।